अच्छा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो देखिए आप लोगों ने, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? सो दिस इज द स्मिथ चार्ट। इसको हम लोग ब्लैक मैजिक भी कहते हैं। दिस इज सिंपली द इम्पीडेंस चार्ट। और दूसरा इम्पीडेंस चार्ट होता है, सॉरी दूसरा स्मिथ चार्ट होता है, इसे हम लोग जेड वाई चार्ट कहते हैं। तो हम लोग वन बाई वन दोनों को देखते हैं कि स्मिथ चार्ट क्यों आया और स्मिथ चार्ट से क्या एडवांटेजेस हैं। तो स्मिथ चार्ट पे जाने से पहले आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। चलो ठीक है। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। स्मिथ चार्ट पे जाने से पहले हम लोग जो है ट्रांसमिशन, पहले टॉपिक है स्मिथ चार्ट। आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द स्मिथ चार्ट, हाउ विल यू डिफाइन a स्मिथ चार्ट? इट इज अ graphical tool to solve ट्रांसमिशन लाइन प्रॉब्लम्स। तो ट्रांसमिशन लाइन की जो प्रॉब्लम्स होती है हम लोग इसे स्मिथ चार्ट के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर आप एक ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो ट्रांसमिशन लाइन में बेसिकली कितनी चीजें होती हैं। जैसे अगर हम एक ट्रांसमिशन, सपोज करो दिस इज अ ट्रांसमिशन लाइन, हम लोग कुछ फंडामेंटल्स की बात करते हैं ट्रांसमिशन लाइन की। तो दिस इज अ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, एंड लेट अस सपोज दैट इट्स लेंथ इज एल। सेक्शन ले रहे हैं हम लोग इस तरह से, तो लेंथ ए है, दिस इज ए डैश एंड दिस इज बी बी डैश। तो देखिए एक एंड पे यहां सोर्स होगा, एक एंड पे लोड होगा, ठीक है। तो यहां हमने लोड कनेक्ट किया। Now let us suppose that the load is ZL, and also we are assuming that the characteristic impedance of transmission line is Z0, और यहाँ पे हमने एक सोर्स लगा दिया। अच्छा, जो सोर्स होता है इस केस में हम उसको जनरेटर कहते हैं। तो दिस इज जनरेटर एंड दिस इज लोड, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें होती है जो हमें देखनी होती है। यहाँ पर कुछ पोर्ट इंपेडेंस होगा, दिस इज पोर्ट 1 एंड दिस इज पोर्ट 2। हर पोर्ट का अपना एक पोर्ट इंपेडेंस होता है, ठीक है। तो यहां पर हमें एज्यूम करेंगे, बल्कि एज्यूम क्या करेंगे, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन का कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस Z0 है, द पोर्ट इंपेडेंस एट दिस पॉइंट विल बी Z0 एंड एट पोर्ट 1 आल्सो दिस विल बी Z0, ठीक है। अब यहां पर एक बात देखिए कि जो वेव यहां पर आया, मैंने आप लोगों को बताया कि यहां पे हम लोग वोल्टेज वेव और करंट वेव की बात करते हैं। यहां पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि Z is not equal to Z0, also Zg is not equal to Z0, ठीक है। तो यहां जो वोल्टेज वेव आ रहा है, दिस वेव विल बी partially absorbed by the load and partially reflected back, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्ट होकर यहां आएगा, ये क्या करेगा, यहां जो सोर्स इंपीडेंस है ये पार्शियली इसको जो है एब्जॉर्ब करेगा और पार्शियली रिफ्लेक्ट करेगा, और सिलसिला चलता रहता है इंफिनिटी तक। तो यहां पर जो रिफ्लेक्ट हो रहा है इसके रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट को हम कहते हैं गामा एल, और यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इसको कहते हैं गामा जी। हम लोग अभी फोकस करेंगे पूरी तरह से गामा एल पे, हम लोग पोर्ट 2 पे फोकस करेंगे। तो एक सिग्नल आ रहा है और जो सिग्नल है वो पार्शियली इट इज गेटिंग एब्जॉर्ब्ड बाय द लोड एंड पार्शियली इट इज रिफ्लेक्टेड बैक। नाउ व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर गामा एल? गामा एल इज सिंपली इक्वल टू जाता है ZL माइनस Z0 अपॉन ZL प्लस Z0, ठीक है। ये पहला एक्सप्रेशन। देखो मेनली दो ही एक्सप्रेशन होता है ट्रांसमिशन लाइन में, और उसी को हम लोग जो है उसी को कई तरीके से हम लोग देखते हैं। मान लो कोई लेंथ ले लेते हैं, देखो इस पॉइंट को हम L इज इक्वल टू 0 कहते हैं, और ये कोई पॉइंट L है, L डिस्टेंस पे, ये L डिस्टेंस पे
अगर हम यहां से Zin निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो व्हाट इज Zin-L? दिस विल गिव यू द सेकंड एक्सप्रेशन Zin-L. दिस इज इक्वल टू, बोलो क्या हो जाता है, Z0 इंटू ZL प्लस, हम एज्यूम कर रहे हैं, हमारा एजम्पशन क्या है, ये जो ट्रांसमिशन लाइन है इस आइडियल, आइडियल का मतलब होता है ये लॉसलेस है और डिस्टॉर्शनलेस है। देखो जो लॉसलेस होगा वैसे भी डिस्टॉर्शनलेस होगा, ठीक है। ZL प्लस जे जेड नॉट tan बीटा L डिवाइड बाई, आगे बताइए, Z0 प्लस जे ZL tan बीटा L, सही है। अच्छा, बीटा L को हम लोग कह देते हैं थीटा, एंड थीटा इज द इलेक्ट्रिकल लेंथ, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज व्हाट विल बी Zin? Zin will be equal to Z0 into ZL plus J Z0 tan theta डिवाइड बाई Z0 प्लस J ZL। हम लोग आगे जो भी काम करेंगे थीटा के टर्म्स में करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं, क्या हम लोग इस एक्सप्रेशन से ऐसे लिख सकते हैं, दिस गामा L is equal to ZL bar minus 1 divided by ZL bar plus 1, where ZL bar is simply equal to ZL upon Z0, लिख सकते हैं? बीच में कुछ हाँ ना बोलते रहो, मुझे तो मुझे लगेगा कि कनेक्शन जो है खत्म हो गया हम लोग का। Yes, sir. लिख Yes, सकते हैं, चलो ठीक है। एंड व्हाट इज Zin bar? स्मॉल z से लिख रहे हैं यहाँ पे, Zin bar that is equal to Zin upon Z0, so this will be equal to ZL bar plus J tan theta divided by 1 plus J ZL bar tan theta। अब इस दो एक्सप्रेशन, देखो मैंने क्या कहा कि हम लोगों के पास दो ही एक्सप्रेशन है और इसी दो एक्सप्रेशन से हम खेलते रहते हैं। इन दो एक्सप्रेशन में खास बात क्या है, ये एक्सप्रेशन क्या समझा रहा है? नाउ कैन यू फाइंड आउट एनी डिफरेंस बिटवीन दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन? ये इक्वेशन और इस इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, आप बताइए। देखिए ये बता रहा है कि जो Z0 से रिफ्लेक्शन divided. कोएफिशिएंट जो है, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एट लोड, this doesn't depend upon the absolute values of ZL and Z0, but it depends upon the ratio of ZL and Z0, ठीक है। और ये जो रेशियो होता है ZL by Z0, इसको हम लोग इसलिए कहते हैं नॉर्मलाइज्ड लोड, यहां लिख देते हैं, चलो इसको कहते हैं नॉर्मलाइज्ड लोड। नॉर्मलाइज करने का तरीका क्या है कि हम कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन से हम इसे डिवाइड कर देते हैं, ये नॉर्मलाइज हो गया, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि ये जो है ZL, अगर हम ZL बार को, अगर हम इस रेशियो को फिक्स कर दें तो ट्रांसमिशन लाइन का बिहेवियर सेम होगा, गामा L की वैल्यू सेम होगी। फिक्स करने का मतलब क्या है, मतलब ये कि अगर ट्रांसमिशन लाइन का कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस Z0 जो ये 200 ओम है, ये सॉरी 50 ओम है, और ZL को 100 ओम ले ले, ये वैसे ही बिहेव करेगा जैसे कि हमें ट्रांसमिशन लाइन ले ले 75 ओम कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस वाला, और उस पे लोड हम 150 ओम डाल दें, है ना? बोलो भाई हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो ये जो एक्सप्रेशन है, चलो इसको हम दोबारा लिख देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमें पहला एक्सप्रेशन मिल रहा है गामा L, दिस इज इक्वल टू हो जाता है ZL बार माइनस 1 अपॉन ZL बार प्लस 1, और नंबर 2 था हमारा Zin बार जो है, दिस इज इक्वल टू हो जाता है ZL बार प्लस J इंटू tan थीटा अपॉन 1 प्लस J ZL बार tan थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाता है। अच्छा दूसरी बात देखिए, Zin बार क्या है, दिस इज नॉर्मलाइज्ड इनपुट इंपीडेंस, ये ना, Zin इज बेसिकली द इनपुट इंपीडेंस, तो Zin बार इज बेसिकली द नॉर्मलाइज्ड इनपुट इंपीडेंस। तो ये जो नॉर्मलाइज्ड इनपुट इंपीडेंस की हम बात कर रहे हैं, दिस आल्सो डिपेंड्स अपॉन द रेशियो ऑफ ZL एंड Z0, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ
द इंडिपेंडेंट वैल्यूज। ठीक है, तो मतलब ये होता है कि जैसे अगर हम ZL और Z0 की कुछ वैल्यूज ले लें, तो जैसे ZL की वैल्यू ले लें हम 50 ओम ले लेते हैं, Z0 ये ले लेते हैं 100 ओम, या इसको ले लें 75 ओम, ये ले लें 150 ओम, या इसे ले लें 40 ओम, इसे ले लें 80 ओम। खास बात क्या है कि द ट्रांसमिशन लाइन, द बिहेवियर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन विल बी सेम फॉर ऑल द 3 कॉम्बिनेशंस। सही है ना? Will remain same Yes, sir. for all the 3 combination. और इसका रीजन क्या है? Since ZL upon Z0 is same. अब हम इसी इंपॉर्टेंट फैक्टर को हम लोग यूटिलाइज करते हैं आगे, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम वापस आते हैं इस एक्सप्रेशन के ऊपर। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में वापस आए हम, तो व्हाट विल बी ZL bar? Let us suppose that ZL bar is equal to R plus Gx. सही है? Where? देखो Z क्या हो सकता है? ZL, this can be equal to R plus Jx, ठीक है? तो ZL बार क्या हो सकता है? This will be equal to R by Z0 plus Jx by Z0, and we are calling it as R and this as small x. सही है? तो ये नॉर्मलाइज रेजिस्टिव पार्ट हो गया और ये नॉर्मलाइज रिएक्टिव पार्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि R की वैल्यू कहां से कहां तक जाती है? R की वैल्यू 0 टू इंफिनिटी जा सकती है, लेकिन X की वैल्यू कहां से कहां जा सकती है? माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी जा सकती है। See? Now, what can you say about gamma L? Now, let us call it as U plus JB. भाई ये भी तो कॉम्प्लेक्स है, ZL कॉम्प्लेक्स है, गामा L भी कॉम्प्लेक्स है। अब गामा L की खास बात है कि इस तरह का जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, देखो हम गामा L के बारे में क्या कर सकते हैं? गामा L इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ ZL बार। इससे तो यही क्लियर हो रहा है। तो बेसिकली गामा L जो है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ZL बार। तो गामा L क्या है? अब यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट वही लग जाएगा जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट लगता है, जबकि आप लोग जो है मैथमेटिक्स में पढ़े हैं। अब हम ZL बार की बात करें तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। जब भी कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात करते हैं तो इसके रियल एक्सिस पे R है, इमेजिनरी एक्सिस पे Jx है, और इसका डोमेन क्या हो जाता है? देखो R की वैल्यू जो है हमेशा पॉजिटिव होगी और X की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है। तो ये दिस इज बेसिकली ZL बार प्लेन। ठीक है, और जब हम गामा प्लेन की बात करते हैं तो दिस इज U, दिस इज JB। ठीक है, अब ये जो एक्सप्रेशन है गामा L इक्वल टू ZL बार माइनस 1 और ZL बार प्लस 1, तो ये जो मॉड ऑफ गामा L होगा दिस विल बी ऑलवेज लेस देन 1। नहीं हो जाएगा? इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को कहते हैं बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहते हैं? बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं इसे हम लोग। Bilinear transformation. हाँ, तो बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की खास बात क्या है कि इसमें जो वैल्यू आप देख सकते हैं, न्यूमरेटर इज ऑलवेज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। अगर ZL की वैल्यू 0 हो जाती है तो उस केस में गामा L इक्वल टू -1 हो जाएगा, या मॉड ऑफ गामा L इक्वल टू 1 हो जाएगा। और ZL की वैल्यू इंफिनिटी हो जाती है तो उस पर्टिकुलर केस में भी दिस विल बी 1। लेकिन बाकी तमाम वैल्यूज के लिए देखो गामा L विल बी कॉम्प्लेक्स, लेकिन अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो दैट विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि गामा L के गामा प्लेन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो हमेशा यूनिटी सर्किल के अंदर होंगे। सही है? गामा प्लेन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो यूनिटी सर्कल के अंदर होंगे। Yes, sir. अब यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यहाँ पे हम क्या कहते हैं, तो बेसिकली
This equation is basically a transformation from ZL bar plane to gamma L plane या gamma plane कह लीजिए, ठीक है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इसका डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन इज पॉजिटिव ZL bar plane, ठीक है, या पॉजिटिव हाफ ऑफ ZL bar plane, और इसका रेंज क्या हो जाएगा? यूनिटी सर्कल on gamma plane. So this is origin 0, this is 1, ठीक है, this is -1 and so on. So basically this unity circle is nothing but the Smith chart. इतना कहानी खत्म नहीं हुई, कहानी अभी शुरू हुई यहाँ पे स्मिथ चार्ट की। स्मिथ चार्ट कुछ नहीं होता है, बस ये एक यूनिटी सर्कल है, और ये जो स्मिथ चार्ट होता है वो गामा प्लेन पे होता है। लेकिन जब हम स्मिथ चार्ट की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ इस सर्किल को लेते हैं, बाकी गामा प्लेन को हम रिमूव कर देते हैं। ऐसे ही होता है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हम देखते हैं स्मिथ चार्ट कहाँ से है। ये सब आप लोगों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा है, बताइए, क्विकली बताइए, ताकि हम उसी हिसाब से देखेंगे कि फास्ट चलना है या धीरे धीरे बताना है। पढ़ा हुआ आप लोगों का पहले से? कुछ भी पढ़े हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। अच्छा ठीक, अभी समझ में आ रहा है स्मिथ चार्ट क्या है? स्मिथ चार्ट बेसिकली क्या है? दैट इज सिंपली द यूनिटी सर्कल ऑन द गामा प्लेन, ऑन गामा प्लेन, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं गामा which is equal to u plus jv. Now this is equal to क्या आ रहा था बताओ? ZL bar -1 अपॉन ZL bar +1। अच्छा रुको, इसको अभी u plus jv को हटा देते हैं, सिर्फ इधर गामा इज इक्वल टू, ये इसको ऐसे हटा दिया, गामा इज इक्वल टू क्या आ रहा है? ZL bar -1 अपॉन ZL bar +1। तो दिस इंप्लाइज, हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, व्हाट इज 1 माइनस गामा अपॉन 1 प्लस गामा upon 1 minus gamma. So this will be equal to 1 plus gamma plus 1, this will be equal to ZL bar plus 1 plus ZL bar minus 1 divided by ZL bar plus 1 minus ZL bar minus 1। इसे लिखा है मैंने, तो भाई हाँ या ना? सही लिखा है, ठीक है। सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, दिस शुड बी इक्वल टू दिस मच, ठीक है। या हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज 1 प्लस गामा अपॉन 1 माइनस गामा। नाउ दिस विल बी इक्वल टू ZL बार, सही है। या दिस इंप्लाइज R प्लस JX is equal to 1 plus U plus JV upon 1 minus U minus JV, सही है। अब हम इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग कर सकते हैं यहाँ से। तो R will be equal to the real part of RHS and X will be equal to the imaginary part of RHS। तो हम यहाँ रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम अलग अलग करेंगे। तो पहले रियल पार्ट को हम अलग करना चाहते हैं, इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा? तो दिस इंप्लाइज R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? 1 प्लस U प्लस JV और इंटू, चलो यहाँ लिखते हैं, दिस इंप्लाइज पहले टोटल लिखते हैं, R प्लस JX इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस U प्लस JV, ठीक है, अपॉन 1 माइनस U माइनस JV। इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 1 माइनस U प्लस JV रेसिप्रोकल, हाँ, डिवाइड बाय 1 माइनस U प्लस JV। तो दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस U इंटू 1 माइनस U, यानी 1 माइनस U स्क्वायर हो गया। पहले रियल पार्ट को ले लेते हैं, माइनस V स्क्वायर हो गया प्लस J टाइम्स, आगे बताओ, या 1 माइनस U इंटू V, V इंटू 1 माइनस U, यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस V इंटू 1 प्लस U, और डिनोमिनेटर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा आ जाएगा 1 माइनस U का
whole square plus v square. So this implies r is equal to 1 minus u square minus v square divided by 1 plus u square minus 2u plus v square. सही है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। नाउ दिस विल बी इक्वल टू आर प्लस आर यू स्क्वायर, मैं स्लो चल रहा हूँ ठीक है ना, माइनस 2 आर प्लस वी स्क्वायर इंटू आर। अब दिस इंप्लाइज यू स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ कर देते हैं तो इसको उधर ले जाते हैं, यू विल गेट 1 प्लस आर इंटू यू स्क्वायर। फिर 2ur के टर्म को एक तरफ कर लें, यू विल गेट माइनस 2ur। ठीक है, फिर क्या करते हैं, फिर वी स्क्वायर वाले टर्म को एक तरफ कर देते हैं प्लस 1 प्लस आर इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस आर। ठीक है, जिसमें यू भी नहीं है सबको एक जगह कर दिया मैंने। ठीक है, सही है। दिस इंप्लाइज, अब आप क्या करते हैं कि 1 प्लस आर से डिवाइड करते हैं तो यू स्क्वायर माइनस 2r अपॉन 1 प्लस आर इंटू यू प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर। अच्छा, अगर आप थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दें तो इस पूरे इक्वेशन को हम एक सर्किल के इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, बल्कि फैमिली ऑफ सर्कल्स के इक्वेशन में लिख सकते हैं। अब आप लोग मेरी थोड़ी मदद कीजिए, वो दूसरे पेज पे चला गया। हाँ बताइए, क्या इक्वेशन मैंने लिखा था? यू स्क्वायर minus 2r माइनस 2r अपॉन 1 प्लस आर 1 plus r इंटू into u plus v square इज इक्वल टू equals 1 to 1 माइनस आर minus अपॉन 1 r प्लस divided आर। by ठीक है, इसमें थोड़ा सा चेंज कर दे तो एक सर्किल का, फैमिली ऑफ सर्किल का इक्वेशन बन जाएगा। दिस इंप्लाइज यू स्क्वायर माइनस 2r अपॉन 1 प्लस आर इंटू यू प्लस r अपॉन 1 प्लस आर का होल स्क्वायर कर देते हैं प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर प्लस, देखो दोनों तरफ करना पड़ेगा ये काम, एलएचएस आरएचएस में दोनों तरफ ये काम करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ क्या मिल रहा हमें, देखो यहाँ मिल जाएगा आपको u माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस v माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर को आप कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से you will get 1 over here। ठीक है, तो this represents, so this represents the equation of a family of circles। family of circles मैंने क्यों कहा, क्योंकि R क्या है, वेरिएबल है। R is a variable equation of a family of circles। और जब फैमिली ऑफ सर्कल्स की बात कर रहे हैं मतलब विथ R एज अ पैरामीटर, R की वैल्यू चेंज करते चले जाएंगे, सर्किल चेंज होती चली जाएगी। ठीक है, तो इस सर्किल का सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा R, 1 प्लस r 0। ठीक है, एंड व्हाट विल बी रेडियस 1 by 1 plus r 1 by 1 प्लस R। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कुछ एक सर्किल देख लेते हैं। केस 1 देखते हैं हम लोग, केस 1 देखते हैं, हम r इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। ठीक है, r इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो जाएगा, सेंटर क्या हो जाएगा, 0, सेंटर हो जाएगा, इट विल बी 0,0 0,0 गुड, एंड व्हाट विल बी रेडियस 1 रेडियस इज इक्वल टू 1। ठीक है, हम सारे सर्कल्स को ड्रॉ करेंगे इसलिए कर रहे हैं, r इज इक्वल टू 1 कर देते हैं, c क्या हो जाएगा बोलो 1 by 2, 0 1 by 2 0 गुड, एंड व्हाट विल बी रेडियस 1 by 2 1 by 2। Half. ठीक है, 1 by 2. r इज इक्वल टू, अब देखो इन दोनों के बीच का पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स से 0.5, c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 by 3, 0 1 by 3, 0 और रेडियस क्या हो जाएगा 1 by 1.5 ऐसे नहीं बोलो भाई 2 by 3
2/3, हाँ ठीक है, 2/3. 2/3 ठीक है। और अब हम एक वैल्यू लेते हैं, r इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं। अब बताओ क्या हो जाएगा? 2/3 0 2 by 3 comma 0 और रेडियस हो जाएगा 1 by 1/3। 3 भाई r टेंस टू 1/3. इंफिनिटी ले लेते हैं। अब बताओ c क्या हो जाएगा? r टेंस टू इंफिनिटी तो 1 0 हो जाएगा ये, और रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस 0 हो जाएगा। Yes. radius 0 हो जाएगा। 0. ठीक है ना? अब हम इन सर्किल्स को ड्रॉ करते हैं। अब ये सर्किल जो ड्रॉ करना है हमें यूनिटी सर्किल के अंदर करना है, उसके बाहर से तो कोई मतलब नहीं है। सही है ना भाई? देखो Yes, sir. क्योंकि जो मैपिंग हमारी हुई थी Yes. वो गामा प्लेन पे कहाँ हुई थी? इनसाइड द यूनिटी सर्किल या ऑन द यूनिटी सर्किल। आउटसाइड द यूनिटी सर्किल तो कोई मैप ही नहीं हुआ है। inside the Inside the unit. अच्छा, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में एक और खास बात होती है, दो खास बात होती है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, कि जो मैपिंग होती है वो यूनिट एक सर्कल के अंदर होती है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा 1-to-1 ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी ऑल द पॉइंट्स ऑफ द डोमेन आर मैप्ड टू a single point are mapped to single points of the range। ऐसा नहीं होगा कि आपने पढ़ा होगा 1-to-1 मैपिंग, मेनी टू वन मैपिंग, हमेशा 1-to-1 होगा। एक से ज्यादा पॉइंट सिंगल पॉइंट पे नहीं आ सकते मैप, यानी कि ZL बार प्लेन पे अगर कोई पॉइंट है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग गामा प्लेन पे कोई एक ही पॉइंट होगा, एक से ज्यादा या गामा पे कोई पॉइंट ले लें इस यूनिटी सर्किल के अंदर, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ZL बार प्लेन पे कोई यूनिक पॉइंट होगा। दो पॉइंट यहां से यहां पे नहीं आ सकता। ठीक है, तो अब हम इस फैमिली ऑफ सर्कल्स को ड्रॉ करते हैं। चलो यहीं पे बगल में ड्रॉ कर लेते हैं। पहले तो हम अपना एक यूनिटी सर्किल, पहले तो ये देखो बना लेते हैं। UV U है, JV है, और ये हमारा यूनिटी सर्कल है। चलो ठीक है, अब देखो दिस पॉइंट इज बेसिकली 1 0, दिस पॉइंट इज 0 0, एंड दिस पॉइंट इज -1 0, दिस पॉइंट इज 0 1, एंड दिस पॉइंट इज 0 -1। ठीक है, ये सब कुछ पॉइंट्स हमने ले लिए। अब हम लोग 1 by 1 सर्किल को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, बताइए R0 होने के लिए C0 0, दिस इज द सेंटर, सही है, रेडियस 1, तो दिस इज बेसिकली द कंप्लीट यूनिटी सर्किल। सही है, तो ये जो यूनिटी सर्किल मिलता है हमें, ये कब के लिए मिलता है? वी गेट दिस यूनिटी सर्किल फॉर R is equal to 0, R is equal to 1, C हाफ 0 हो गया, C हाफ 0 ये हो गया, ये सेंटर हो गया, और रेडियस भी हाफ, यानी कि सर्किल कुछ इस तरह से ड्रॉ किया जाएगा, तो सर यहां से आएगा। सही है, so this is circle is for corresponds to R is equal to 1। ठीक है ना? फिर नेक्स्ट रखते हैं R is equal to 0.5, C है 1/3, तो 1/2 यहाँ है, तो 1/3 और अंदर आएगा, यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, so this point is 1/30 and radius is 2/3, तो रेडियस इतने के बराबर है। तो देखो इस साइड तो यहाँ पे पॉइंट टच करेगा, और इस साइड कहाँ पे टच करेगा? -1/3 पे टच करेगा। See ना? So the circle will be plotted like this. So this corresponds to, this is for R is equal to 1 and this is for R is equal to 0.5। फिर आ रहा R is equal to 2, C कहाँ पे? 2/30, 2/30 is this point, और रेडियस क्या? 1/3, ये 2/3 है, 1/3, यानी कि ये सर्कल जो जाएगा it will be like this। So this is R is equal to कितना आया? 2 आया, R is equal to 2 के लिए। R is equal to infinity के लिए ये हो जाएगा सर्किल, और ये हो जाएगा रेडियस 0 है, और 1 0 is the center, so this is for R tends to infinity। तो हमें इस तरह से फैमिली ऑफ सर्कल्स मिलेंगे, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes,
sure. अब इन सर्कल की खास बात होती है, इन सर्कल की खास बात क्या होती है कि जैसे आप बात करते हैं इन सर्कल्स की, तो इस सर्कल के किसी भी पॉइंट पे चले जाइए, यू विल ऑलवेज हैव अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ आर। मैं यहाँ पे किसी पॉइंट पे यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, आर की वैल्यू कितनी है? 0.5 ही रहेगी। ठीक है, तो सच सर्कल्स, दिस फैमिली ऑफ सर्कल्स आर कॉल्ड Yes. कांस्टेंट आर सर्कल्स। कांस्टेंट आर मतलब रेडियस नहीं समझिएगा, मतलब कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल्स, ये याद रखिएगा हमेशा। तो दीज आर कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल्स। बात समझ में आ गई? अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट एक्सप्रेशन Yes, sir. देखते हैं हम लोग। यहां से रियल पार्ट हमने देख लिया, अब इमेजिनरी पार्ट में आते हैं। अगर इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो इसमें देखो u और u विल गेट कैंसिल आउट। यहाँ पे क्या बचेगा? सिंपली 2v। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पे? 2v अपॉन 1 माइनस u का होल स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, यही बचेगा ना यहाँ पे, देखिए सही है। अब हम इसे आगे लेके चलते हैं। तो व्हाट इज x? 2b divided by 1 minus 2y u का whole square plus b 1 square. माइनस u का होल स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज 1 माइनस u स्क्वायर को ब्रेक कर लेते हैं, यू विल गेट 1 प्लस u स्क्वायर माइनस 2u इंटू एक्स प्लस v स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ v। तो दिस इंप्लाइज, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, u माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस v स्क्वायर माइनस 2 बाई एक्स इंटू वी इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसको हम सर्कल के एक्सप्रेशन में लाते हैं, प्लस वी स्क्वायर माइनस 2 बाई एक्स। तो दिस इंप्लाइज u माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस v माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो दिस विल गिव यू अ फैमिली ऑफ सर्कल्स विथ सेंटर क्या हो जाएगा यहाँ पे? Center will be having 1 and 1 by x. And what is the radius? 1 by x. 1 by x। ठीक है, अब कुछ 1 केसेस by ले लें x. हम लोग, फिर वैसे ही करते हैं। हम x is equal to 0 के लिए ले लें, what will be center? बताओ, x is equal to 0 के लिए हो जाएगा सेंटर 1 इंफिनिटी हो जाएगा, and what will be radius? Infinity. This will be equal to infinity। तो बेसिकली अगर रेडियस इंफिनिटी होता है किसी सर्कल का मतलब होता है दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। सही है, Yes, sir. x is equal to 1 ले लेते हैं, c क्या हो जाएगा बताओ? 1, 1 1 and radius is equal to 1। x is equal x तो नेगेटिव भी हो सकता है, -1 लेते हैं, तो c हो जाएगा 1 minus 1 and what will be radius? Radius will be 1। रेडियस नेगेटिव नहीं होता है, देखो -1 का स्क्वायर हो रहा है ना यहाँ। x is equal to ले लेते हैं, लेट्स से 0.5, c is equal to क्या हो जाएगा बोलो? 1 2 and radius will be 2, और x is equal to ले लेते हैं x is equal to -0.5 ले लेते हैं, c will be equal to कितना हो जाएगा? 1 minus 2 and radius क्या हो जाएगा? अगेन 2। अच्छा, x is equal to 2 ले लेते हैं, c will be equal to 1 0.5 and r is equal to 0.5, और x is equal to -2 ले लेंगे, c will be equal to 1 minus 0.5 and r is equal to 0.5। समझ में आ रहा है ना? कुछ और पॉइंट्स ले लेते हैं, क्लास पॉइंट लेते हैं, x टेंड्स टू इंफिनिटी ले लेते हैं, 2 पॉइंट और ले लेते हैं, तो c will be equal to 1 0 and r will be equal to
r will tend to 0, सही ना। और x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी ले लेते हैं, तो अगेन c जो है ये क्या हो जाएगा बोलो, 1 0 एंड r will tend to 0 या r is equal to 0 भी कर सकते हैं। चलो ठीक है, अब हम इन फैमिली ऑफ सर्कल्स को ड्रॉ करते हैं। तो ड्रॉ करने के लिए सबसे पहला काम हम वही करेंगे कि हम सबसे पहले u j v और ये एक यूनिटी सर्कल हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। बहुत ही गंदा फिगर बन रहा है, चलो। अच्छा, एक खास बात क्या है यहाँ पे, आप लोग गौर कीजिए कि यहाँ पर जितने भी सेंटर्स हैं सारे ऑल 1 है। 1 है, u कोऑर्डिनेट 1 है, यानी कि ये जो है u इज इक्वल टू 1 लाइन पे लाई कर रहा है। मतलब यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें कि ऑल द सेंटर्स आर लाइंग ऑन u इज इक्वल टू 1। तो u इज इक्वल टू 1, ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। दिस इज ऑरिजिन, दिस इज -1 0। तो पहला केस देखते हैं, 1 इंफिनिटी r इज इक्वल टू इंफिनिटी। Now how will you draw this line? x is equal to 0 पे 1 है, रेडियस इंफिनिटी है। देखो ये लाइन है, ठीक है, 1 है 0 है, ठीक है। चलो इसको लास्ट में देखेंगे, थोड़ा सिंपल हो जाएगा, लास्ट में ड्रॉ करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, x is equal to 1 के लिए c क्या है, 1 1 है, तो 1 है और ये दिस पॉइंट इज 1 1, सो दिस इज द सेंटर। रेडियस इज इक्वल टू 1 है, यानी कि दिस विल बी योर सर्कल। सही है, सो दिस इज फॉर x इज इक्वल टू 1। और 1 -1 के लिए क्या है, देखो ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा। नाउ दिस इज योर 1 -1, सो दिस विल बी योर सर्कल। और हमें गामा इज इक्वल टू 1 के बाहर नहीं जाना है, तो हम इसके अंदर की बात करेंगे इसे। सो दिस विल बी द सर्कल फॉर, हम इसके बाहर कंप्लीट सर्कल ड्रॉ कीजिएगा तो कंप्लीट सर्कल ऐसे बन जाएगा। हमें वहां जाना नहीं है, तो हम इस यूनिटी सर्कल के अंदर बात करेंगे। 0.5 की बात करें तो 1 2 1 2 है, तो आप उसको और आगे चले जाइए, 1 2, नाउ दिस विल बी योर 1 2, लेट्स से, ठीक है। दिस पॉइंट इज 1 2 और यहाँ पर अगर हम बात करें, सो दिस पॉइंट इज 1 2, और अगर आप यहाँ पे बात करें तो दिस रेडियस कितना है, इसका रेडियस 2 है, यानी कि दैट विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। लेकिन ये थोड़ा बड़ा जाएगा यहाँ से, ठीक है ना, वो इस पॉइंट से नहीं क्रॉस करेगा। तो दिस सर्कल विल बी समथिंग लाइक दिस, and this is for x is equal to 0.5. Similarly, for x is equal to -0.5, the circle will be like this. ठीक है, अगेन x is equal to 2 पे क्या है, x is equal to 2 पे देखिए center is 1 0.5, so this is 1, this is 0.5, so the circle will go like this. So this is for x is equal to 2, अब इतना भी अंदर नहीं जाता है, और x is equal to -2 पे it will go like this. अब इंफिनिटी पे क्या हो रहा है, प्लस या माइनस इंफिनिटी पे रेडियस 0 है, सेंटर 1 0, सो दिस इज दिस पॉइंट, this point corresponds to x tends to infinity, this point, okay, 1 0 corresponds to x tends to infinity. अब यहाँ पर एक और क्या है कि x is equal to, अब x is equal to 0 का पॉइंट क्या होगा, this is basically this point, this point corresponds to x is equal to 0 -1 0, ठीक है। कैसे, देखिए ये क्या है,
वाई एक्सिस पे जा रहा है, कहाँ पे, इंफिनिटी पे जा रहा है, एंड रेडियस इज ऑल्सो इंफिनिटी। ठीक है, अगर हम इसको लार्ज करते चले जाएं, ठीक है, अगर आप इसको लार्ज करते चले जाएं, बेसिकली दिस पॉइंट इज नॉट x is equal to 0, this complete straight line is for x is equal to 0, so this line corresponds to x is equal to 0, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, अब क्या है कि आप इंफिनिटी करते चले जाएं, आप पॉइंट को ले जाए इंफिनिटी पे, और रेडियस, और आप जो है इसका रेडियस को भी इनफाइनाइट कर दे। तो मैंने क्या कहा था, जब रेडियस इनफाइनाइट होता है स्ट्रेट लाइन हो जाता है, तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। को बढ़ाते चले जाए, देखो जैसे ये फैलता चला जा रहा है ना, ये किसके लिए हुआ, x इक्वल टू 0.5, और घटाइएगा और नीचे आ जाएगा, और घटाइएगा और नीचे आ जाएगा, फाइनली 0 पे यहाँ आ जाएगा। सो वी आर गेटिंग अनदर फैमिली ऑफ सर्कल्स, और ये जो फैमिली ऑफ सर्कल्स है इसे हम लोग कहते हैं, देखो यहाँ पे किसी भी सर्कल के किसी भी पॉइंट पे हम बात करेंगे, तो एक पर्टिकुलर सर्कल पे किसी पॉइंट पे बात करेंगे तो x इज इक्वल टू कांस्टेंट एट दैट पॉइंट, तो इस तरह के सर्कल्स को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट, इस तरह के सर्कल को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट x सर्कल्स। समझ में आ गया? तो अब हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं एंड वी विल गेट आवर स्मिथ चार्ट। हम पहले दोनों को कंबाइन कर देते हैं, चलिए। ठीक है, बहुत ही गंदा फिगर है, क्या, चलो। तो यहाँ पर हमने देखा कि कुछ सर्कल्स जो है ऐसे मिल रहे थे हमें, सो दीज आर कांस्टेंट एक्स सर्कल्स, सॉरी आर सर्कल्स। ठीक है, ये हमें मिलके कांस्टेंट आर सर्कल्स। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या मिला, हमें मिला कांस्टेंट एक्स सर्कल्स, और यहाँ से जाएगा, ये यहाँ आएगा। हम लोग अब डायरेक्टली जो है स्मिथ चार्ट को देख लेंगे, तो फिर ये फिगर कितना भी गंदा क्यों ना हो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सो दीज आर बेसिकली कांस्टेंट एक्स सर्कल्स। ठीक है, अब यहाँ पे खास बात क्या है वो समझिए। खास बात ये है कि नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस पॉइंट। दिस पॉइंट पे क्या है, r इज इक्वल टू 0 है। देखो ये वाली सर्किल क्या है, ये सर्किल है r इज इक्वल टू 0, और ये लाइन क्या है, x इज इक्वल टू 0 है। तो दिस पॉइंट इज द इंटरसेक्शन ऑफ r इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे r इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 0 है, मतलब दिस पॉइंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू शॉर्ट सर्किट। याद रखिएगा, ये पॉइंट की खास बात क्या है, यहाँ पे r टेंड्स टू इंफिनिटी है, x टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो दिस पॉइंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू ओपन सर्किट। और ये जो पॉइंट है, ये जो सर्किल यहाँ पे r के r0 है, तो जब r0 होता है तो ये सर्किल क्या बन जाता है, ये प्योरली रिएक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस पार्ट 0 है, और ये वाली लाइन की अगर हम बात करें, यहाँ पे x0 है, तो ये जो लाइन बना हमें, ये लाइन क्या मिलेगा हमें, दिस इज फॉर प्योरली रेजिस्टिव। ठीक है, तो समझ में आ गया, ये एक स्मिथ चार्ट होता है। स्मिथ चार्ट के अंदर हम डिफरेंट लोड्स को दिखा सकते हैं, ये खास बात होती है। अब इसमें थोड़ा सा पहले आए और फर्स्ट वाले पेज पे आए। अब देखिए यहाँ पर एक चीज थी जिसको अब आप लोग देखिए कि जब हम इधर से इधर मूव कर रहे होते हैं, तो हम किधर से, हम लोड से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, तो इस तरह के मूवमेंट को हम कहते हैं टुवर्ड्स द जनरेटर। हम किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, टुवर्ड्स द जनरेटर, और इसको कहते हैं TWG शॉर्ट में। तो जब हम टुवर्ड्स द जनरेटर मूव कर रहे होते हैं, तो हमारा साइन कन्वेंशन क्या है, यहाँ पर हम लेते हैं L इज इक्वल टू 0, और यहाँ जब हम पीछे आ रहे होते हैं तो L को पॉजिटिव लेते हैं। सही है, तो हम थीटा जो पॉजिटिव लेते हैं वो टुवर्ड्स द जनरेटर। इसकी वजह क्या है कि क्यों हम लोग
L इज इक्वल टू 0 पॉइंट जो है वो लोड के पास है। तो उसकी वजह क्या है कि हम खड़े ही होते हैं लोड के पास। किसी भी सिस्टम के में हम आमतौर से जनरेटर के पास नहीं खड़े होते, हम लोड के पास खड़े होते हैं, क्योंकि हमारा काम जो होता है, जो डिवाइस हम चला रहे होते हैं, जो कुछ भी ऑपरेशन हम कर रहे होते हैं, दैट इज अवर लोड, दैट इज नॉट अवर सोर्स। वो लोड होता है, सोर्स तो कहीं और पे है। तो अब हम अगर पीछे बढ़ना शुरू करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि हम जो है जनरेटर की तरफ बढ़ रहे हैं, और हम कितना डिस्टेंस बढ़ गए जनरेटर की तरफ, दैट इज डिनोटेड बाय एल। ये सारी बातें आप लोगों के समझ में आ गई, ठीक है। अब हम लोग वापस आते हैं। अब यहां पर हम लोग इसमें चार्ट को देखते हैं पहले। प्रॉब्लम ये है कि उसके नीचे जो चीजें लिखी हुई है आप लोग देख लीजिएगा। प्रॉब्लम है कि पीडीएफ पे डायरेक्ट लिखेगा, लिख नहीं पाएंगे, तो मुझे इस तरह से करना मेरी मजबूरी है। ओ, चलो ठीक है। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. तो यहाँ Yes, पे sir. कांस्टेंट एक्स सर्कल और कांस्टेंट आर सर्कल, इतना देखो बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें दे रखी है, हमें उतनी इंफॉर्मेशन की तरफ नहीं जाना है, ठीक है। तो अब आप लोग इसमें चार्ट को समझिए। अब खत्म करेंगे भाई, 10 बज रहा है, चलो आज थोड़ा लेट हो गया। ये पॉइंट जो हमारा हो जाता है कहाँ, देखो ये असल में तो ब्लर्ड होने लगा। ये देखो, ये हुआ ना ये पॉइंट, नहीं ये वाला पॉइंट है, देख लेना तुम लोग बस स्मिथ चार्ट उसको निकाल के देखो, स्मिथ चार्ट खोल के रखो तुम लोग। तो दिस पॉइंट बेसिकली corresponds टू शॉर्ट सर्किट एंड दिस पॉइंट corresponds टू ओपन सर्किट। तो जब हम लोग यूनिटी सर्किल की बात करते हैं, याद रखिए हम इस सर्किल की बात कर रहे हैं, इस सर्किल की, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये सब तो उसके ऊपर स्केल दिया हुआ है, हम इस सर्किल की बात कर रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पर जो ये सारे सर्कल्स है, ये गोल गोल ऐसे दिख रहा है जो, ठीक है, ये जो गोल गोल सर्कल्स बने हुए हैं, दिस सर्कल्स कॉरेस्पॉन्ड टू कांस्टेंट एक्स सर्कल। देखो एक ड्रॉ कर देता हूं मैं, ये जो सर्कल्स ऐसे बने हुए हैं ये कौन से सर्कल्स हैं? दीज आर कांस्टेंट Constant R आर circle. सर्कल, सॉरी कांस्टेंट आर सर्कल्स। और ये जो सर्कल्स ऐसे बने हुए हैं, दीज आर Constant X. Constant X. कांस्टेंट एक्स सर्कल्स, ठीक है। तो इधर नहीं आ रहा, ओके एक मिनट। अच्छा वो, अच्छा जो सेव करने के बाद ही इरेज नहीं होगा, एनीवे वो नहीं जाएगा सेव करने के बाद। हाँ चलो, अब यहाँ पर क्या है कि हम किसी भी लोड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है जो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 1, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, ऐसे 2 है, 4 है, 8 है, ऐसे करके 10 है, बढ़ता चला जा रहा है। और यहाँ पर देखिएगा उसी तरीके से आप लोगों को मिल जाएगा, ऐसे देखिए आप, ये सर्किट में देखिए ये 0 हो गया, 0.2, 0.4, 0.6 इस तरह से जा रहा है। और ये -0.2, -4, -0.6, -0.1, यह देखिए ये सब निगेटिव है,
तो देखिए अगर हम इसके ऊपर वाले पोर्शन की बात करें और नीचे वाले पोर्शन की बात करें तो r इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो यहाँ पे x क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे x क्या है, निगेटिव है। इसका मतलब है कि जो इसका अपर हाफ है, ये जो पूरी यूनिटी सर्कल है, इसको हम दो हिस्से में बांट देते हैं। तो इसका जो अपर हाफ है, दिस बेसिकली कॉरेस्पॉन्ड्स टू इंडक्टिव लोड, ठीक है, एंड दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू कैपेसिटिव लोड। बात समझ में आ गई? एक इंडक्टिव लोड के बारे में बता रहा है, ऊपर वाला जितना इंडक्टिव लोड होगा ऊपर जाएगा और जितना नीचे वाला है दे विल कॉरेस्पॉन्ड टू द कैपेसिटिव लोड। मतलब ये यहाँ पे r प्लस jx, अगर zl इज इक्वल टू r प्लस jx है तो दिस इंप्लाइज zl बार दिस विल बी इक्वल टू स्मॉल r प्लस jx, और यहाँ पर अगर zl इज इक्वल टू r माइनस jx है तो दिस इंप्लाइज नॉर्मलाइज्ड वैल्यू विल बी इक्वल टू r माइनस jx। तो जो कैपेसिटिव लोड आएगा वो नीचे आएगा और जो इंडक्टिव लोड होगा वो ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उसे हम लोग पुट करने की कोशिश करते हैं। आप लोग अपने कॉपी पे कीजिएगा। हम यहाँ पे कुछ लोड लिख रहे हैं, आप इस लोड को आप एज्यूम कर लीजिएगा कि पोर्ट इंपेडेंस Z0 दिस इज इक्वल टू 50 ओम, ये गिवन है और आपको क्वेश्चन ये है सर क्या गिवन है? Z0 इज इक्वल टू 50 ओम पोर्ट इंपेडेंस या कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस ट्रांसमिशन लाइन है, और आपको क्वेश्चन ये है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग लोड्स on Smith chart. Number 1, Z1 is equal to 50 ohm. Number 2, Z1 is equal to 20 ohm. Number 3, Z2 is equal to 20 ohm. Z3 is equal to, let's say, 100 ohm. Number 4, Z4 is equal to let's say J 50 ohm. Number 5, Z5 is equal to minus J 100 ohm. Number 6, Z6 is equal to 50 minus J 100 ohm. Number 7, Z7 is equal to 25 plus J 25 ohm. Number 8, Z8 is equal to 100 minus J 50 ohm. बस ये 8 पॉइंट्स आप लोग निकालिए, रिप्रेजेंट कीजिए। नाउ हाउ विल यू रिप्रेजेंट इट? देखिए रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम लेते हैं नॉर्मलाइज्ड इंपेडेंस Z1 बार, दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस J0, 50 से डिवाइड कर दीजिए। नाउ हाउ विल यू रिप्रेजेंट 1 प्लस J0? तो आपको r एक्सिस पे 1 लेना है, x एक्सिस पे 0 लेना है, तो दिस इज द पॉइंट सेंटर, ठीक है। तो दिस सेंटर दिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स Z1 बार और दिस सेंटर रिप्रेजेंट्स 50 ओम। एक चीज याद रखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस 50 ओम है तो कोई लोड भी अगर 50 ओम है, इस तरह की लोड को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मैच लोड, कहते हैं ना, इसको हम लोग मैच लोड कहते हैं। तो मैच लोड स्मिथ चार्ट पे कहाँ दिखाया जाता है? द मैच लोड ऑन स्मिथ चार्ट इज रिप्रेजेंटेड एट द ओरिजिन, या ओरिजिन रिप्रेजेंट्स द मैच लोड ऑन स्मिथ चार्ट। अब यहाँ पर हमने लिया Z2 इज इक्वल टू 20 ओम था, तो नंबर 2 लेते हैं। व्हाट विल बी Z2 बार? दिस विल बी इक्वल टू 0.4 प्लस J0। तो आर कौन सा कांस्टेंट आर सर्किल लेंगे हम? 0.4, और यहाँ क्या लेंगे? x की वैल्यू 0 है, तो दिस इज बेसिकली 0.4। आई थिंक दिस इज द पॉइंट 0.4 एंड दिस इज 0.5 एंड 1 2 3 4 5, ठीक है। तो दिस इज 0.4, then 1 2 3 4 and 5.3,
So this is the point. देखिए मुझे सब ब्लड दिख रहा है, पता नहीं मुझे दिखने में दिक्कत हो रही है कि वाकई ब्लड है ये। तो आप लोग अपना स्मिथ चार्ट पे देखिएगा, वहां आपको क्लियर दिख जाएगा। ठीक है, बेसिकली नहीं ये पॉइंट है ना, देखो ये पॉइंट है, पॉइंट 2 एंड दिस इज पॉइंट 4 एंड दिस गोज लाइक दिस। ये हाँ ठीक है, मैंने सही तो ड्रॉ किया है, ये पॉइंट है, देख लेना। सो दिस इज बेसिकली Z2 बार। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को मिल गया। आप लोग इसमें चार्ट पे ड्रॉ करते जाइए। व्हाट विल बी Z3 बार? दिस इज 100, सो दिस इज 2 प्लस J0। तो Z3 बार जो होगा कहाँ होगा? दिस इज द पॉइंट 2। So here is Z3 bar and what is Z4 bar? देखो Z4 बार हो जाएगा 0 प्लस J1। तो 0 ये वाला लाइन है एंड J1 इज दिस लाइन, ये पॉइंट है ना ये। तो दिस इज बेसिकली Z4 बार। Z5 बार कौन सा पॉइंट हो जाएगा? दिस इज -0 माइनस J2। तो 0 0 हो गया, J2 माइनस J2 क्या हो जाएगा? सो दिस पॉइंट इज Z5 बार। एंड व्हाट इज Z6? Z6 बार क्या हो जाएगा बोलो? 50, यानी कि 1 by 1 माइनस J2 नहीं हो हाँ। जाएगा। अच्छा, नॉर्मलाइज इम्पीडेंस का डायमेंशन क्या, मतलब इसका यूनिट क्या हो जाएगा? यहाँ मैंने ओम लिखा है, यहाँ मैंने हर यूनिटलेस जगह ओम। होना चाहिए। हाँ बिल्कुल यूनिटलेस हो जाएगा, क्योंकि ये तो हम रेशियो ले रहे हैं। तो 1 माइनस J2, सो दिस लाइन इज बेसिकली R इज इक्वल टू 1 माइनस J2। तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। सो दिस इज Z6 बार। Z7 बार क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 0.5 प्लस J0.5। सही ना, 50 से डिवाइड कीजिए आप, तो 0.5 इज दिस सर्कल एंड J0.5 ये कौन सा? ये वाला सर्कल। सो दिस इज द पॉइंट। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? दिस पॉइंट विल बी Z7 बार। एंड व्हाट इज Z8 बार? दिस इज इक्वल टू 2 माइनस J1। ठीक है, तो J ये 2 हो गया, -1 कौन सा? ये है -1 एंड दिस इज 2, दिस इज -1। इसका इंटरसेक्शन कहाँ है? यहाँ पे। सो दिस विल बी Z8 बार। तो समझ में आ गया हमने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया। सो दिस वाज योर फर्स्ट एक्सरसाइज ऑन स्मिथ चार्ट, कि हम जो है किस तरीके से डिफरेंट लोड्स को मार्क कर सकते हैं अपने स्मिथ चार्ट के ऊपर। समझ में आ गया आप लोगों को? यस कोई सर। कंफ्यूजन हो तो पूछो। क्लियर सर। क्लियर है, ठीक है। अब आपसे दूसरी चीजें पूछी जा सकती हैं कि भाई ये बताओ कि किस तरीके से आप जो है चलो अब हम लोग एक नेक्स्ट स्मिथ चार्ट लेते हैं, तो उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से हम और चीजें निकालते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि भाई ये निकालो कि भाई रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या है। ठीक है, आपको एक स्मिथ चार्ट दे दिया गया और बोला गया कि फाइंड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका लोड क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड गामा एल। तो गामा एल जानने के लिए आपको ZL मालूम होना चाहिए। तो हम ZL की कोई वैल्यू ले लेते हैं, बताओ क्या ले लें? लेट्स से ZL इज इक्वल टू 100 प्लस J25 हो, सही है। और हमें बोला जा रहा है कि फाइंड गामा एल। तो व्हाट विल बी ZL बार? तो दिस विल बी इक्वल टू 2 प्लस J.5। अब हम ये कैसे निकालेंगे, हम इसे देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि पहले हम लोड को मार्क करेंगे, तो लोड कहाँ जाएगा? दिस इज 2 प्लस J.5। 0.5 कौन सा है भाई? देखो
दिस इज 0.4, नहीं ये 0.4 है, ये 0.6 है, तो दिस इज 0.5, बीच वाला लाइन जो है। सो दिस पॉइंट आपको देखिए, आपको ज्यादा क्लियर मिलेगा। दिस पॉइंट इज योर ZL बार। हमने इसको मार्क कर लिया। अब ZL बार को मार्क करने के बाद हम क्या करेंगे, वी नीड टू फाइंड आउट गामा एल। अब देखो गामा एल के अंदर दो चीजें होती हैं। पहली चीज होती है गामा एल के अंदर कि गामा एल, दिस इज बेसिकली मॉड ऑफ गामा एल इंटू ई रेज़ टू पावर j phi l। तो पहली चीज होती है इसका मैग्नीट्यूड, और दूसरी चीज होता है इसका फेस। तो फिर हम क्या करेंगे, देखो जो ओरिजिन है इससे हम ZL को जोड़ेंगे यूजिंग अ स्केल। अच्छा, आप लोगों को मैंने कहा होगा कि स्केल, पेंसिल, शार्पनर, कंपास, इरेजर सब लेके बैठिएगा। है आप लोगों के पास अभी? Yes, sir. ठीक है, तो अब आप क्या कीजिए कि एक स्केल लीजिए और पेंसिल लीजिए, उससे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए यहाँ से पास होता हुआ, और इसको एकदम आगे तक ले जाइए, इसको टच कराइए। ठीक है, मान लो ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, और ये पॉइंट B है। B मतलब ये पॉइंट, ये जो अंदर टच कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्या मानते हैं कि ये लाइन दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। चलो, ये ZL को होता हुआ ये जो एक लाइन है ये इस तरह से जा रहा है, एंड दिस इज ZL बार। ठीक है, नाउ OB इज इक्वल टू 1 यूनिट है, यूनिटी सर्किल है ये। ठीक है, Yes, 1 sir. यूनिट, 1 यूनिट नहीं, 1 यूनिट हो जाएगा, 1 यूनिट ही नहीं होगा, 1 यूनिट। OB इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू 1 यूनिट है, ये हमें मालूम है, यूनिटी सर्किल है। तो OA इज सम फ्रैक्शन ऑफ 1। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा कि आप OB को सेंटीमीटर में नाप लीजिए। लेट्स से दिस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है सेंटीमीटर बताइए, नाप कर बताइए। OB कितना सेंटीमीटर आ रहा है? किसी ने ड्रॉ किया इस तरह से? Point five. हाँ, 7.5. 7.5। OB. हाँ, OB की वैल्यू 7.5 सेंटीमीटर। 7.5. दिस इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट इज OA? सर OA की वैल्यू 2.3 या 2.4 के बीच में आ रहा है। कुछ भी ले लो, Oh. 2.3 और 2.4, तो आई एस्टिमेशन कर लीजिए, 2.35 कर दे। Sir, 2.7. 2.7 आ रहा है। Yes, sir. ठीक है, नहीं तो जिसने 7.5 बताया वही बताइए। अगर आपके पास दो अलग अलग स्मिथ चार्ट है तो ये दो अलग अलग वैल्यूज आएंगी। ये डिपेंड करता है कि आपके पास स्मिथ चार्ट जो है वो कौन सा है। आपके स्मिथ चार्ट पे अगर ये जो सर्किल 7.5 सेंटीमीटर है तो ये वैल्यू अलग आएगी, जिसके पास ये कोई दूसरा स्मिथ चार्ट है उसकी वैल्यू अलग आएगी। तो ए इक्वल टू 2.7 है। तो आप जिनका OB 7.5 है वो बताइए, 2.7 था इनका। Sir, 2.7. Yes, sir. ठीक है, तो मॉड ऑफ गामा एल, दिस विल बी इक्वल टू OA अपॉन OB। तो दिस इज इक्वल टू 2.7 अपॉन 7.5। बताओ कितना हो जाएगा ये? 0 पॉइंट किच हो जाएगा, बताओ कितना होगा? कैलकुलेटर भी होगा पास में? 0.36. 36। ठीक है, दिस इज मॉड ऑफ गामा। हाँ ना, हाउ विल यू फाइंड आउट फाइल? तो फाइल निकालने का तरीका क्या है कि आप जो है, देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक्स एक्सिस कह लीजिए, मतलब इसका एक्स एक्सिस नहीं है तो क्या यू एक्सिस है, और ये एक लाइन आपने ऐसे लिया। ठीक है ना, दिस इज योर यू एक्सिस। नाउ ऑब्टेन द एंगल बिटवीन देम। नाउ दिस एंगल इज फाइल। अब आप बोलेगा फाइल कैसे निकालेंगे? आपको प्रोट्रैक्टर चाहिए, राइट? आप प्रोट्रैक्टर से भी निकाल सकते हैं और बिना प्रोट्रैक्टर के भी निकाल सकते हैं। इस तरह निकाल सकते हैं कि देखिए यहाँ पे स्केल बना हुआ है, एक स्केल देखिए एंगल दिया होगा, सही है? 0 कैसे दिया? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ऐसे दिया हुआ है। ये वाला लाइन देखिए, ये वाला लाइन,
ये सेकंड वाला लाइन देखिए, ये वाला लाइन देखिए, इसमें एंगल दिया हुआ है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट लिखा हुआ भी है इन डिग्रीज। Yes, sir. Angle of Yes. तो reflection. Z आप देखो इसके ऊपर देखो ये एंगल कितना आ रहा है, 20 से थोड़ा सा कम है। जो भी हो आप लोगों ने अगर स्केल से बनाया है तो मान लिया 20 डिग्री ले लेते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू 20 डिग्री। अब आप गामा एल को हम इस तरह से लिख सकते हैं, अब 20 डिग्री है तो इसको पाई के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं बोलो, पाई बाई 180 इंटू 20, तो दिस इज इक्वल टू पाई बाई 9 रेडियन, यही ना हो जाएगा। ठीक है, तो अब चाहे तो आप डिग्री में भी कह सकते हैं, रेडियन में भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी। ये समझ में आ गया कि हम कैसे गामा एल निकालते हैं। अब देखो यहीं पे एक चीज अगर क्वेश्चन होता है एंड VSWR, तो आप VSWR कैसे निकालना, हाउ डू यू डिफाइन VSWR? VSWR is equal to 1 plus mod of gamma divided by 1 minus mod of gamma, राइट? तो इसका मतलब ये होता है कि VSWR जो होता है उसमें गामा की जो वैल्यू होती है दैट इज ऑलवेज फिक्स्ड, कांस्टेंट होती है। ठीक है ना? तो अब यहां पर VSWR निकालने का तरीका क्या, आपने मॉड ऑफ गामा निकाल लिया, आप मॉड ऑफ गामा को यहाँ पुट कर दीजिए, तो दिस विल इक्वल टू 1 प्लस 0.36 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.36, जो भी वैल्यू आएगी यू विल गेट VSWR। कितनी वैल्यू आ रही है बताइए? बताइए कितनी वैल्यू आ रही है? वन 1.36 डिवाइड बाई 0.64, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। इतना टाइम लग रहा है क्या, वो कनेक्शन है कि चला गया? 2.125 सर, वो म्यूट किए हुए थे इसलिए पता नहीं चला। अच्छा अच्छा, 2.125 नहीं ना, सो दिस इज इक्वल टू 2.125। अब देखो हम ग्राफिकली कैसे निकालेंगे, तो मैथमेटिकली निकालेंगे तो धोखा हो गया भाई, बोला गया था कि ग्राफिकल टूल है, तो करो क्या कि एक सर्कल बनाओ विद सेंटर एट ओरिजिन पासिंग थ्रू दिस ZL बार, ये ZL बार से पास करता हुआ हमने ऐसे, ये मैंने बड़ा गंदा बनाया, आप कंपास लेकर के बनाइए, यू कैन ऑलवेज ड्रॉ अ सर्कल लाइक दिस। अरे पूरा ही निकल गया, ठीक है चलो आप लोग एक सर्कल ड्रॉ करो। Now let us draw a circle with center at origin and passing through ZL bar, इससे पास करता हुआ। देखो इस सर्कल की खास बात क्या होगी, इस पे जो भी पॉइंट लोगे भाई से, इसका जो रेडियस तो फिक्स है, तो ये जो भी सर्कल होगा इस पे जो मॉड ऑफ गामा एल होगा दैट विल बी कांस्टेंट। होगा या नहीं होगा भाई, जो यहाँ पे मॉड ऑफ गामा एल मिला, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो इसका रेडियस फिक्स है और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फिक्स्ड है, यूनिटी सर्कल का रेडियस फिक्स्ड है और इस सर्कल का रेडियस हमने फिक्स कर दिया, ड्रॉ किया आप लोगों ने, तो दिस इज मॉड ऑफ गामा एल, the mod of gamma L will be constant on this circle। अब इस सर्कल में जब mod of gamma L कांस्टेंट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे VSWR भी कांस्टेंट हो जाएगा, सो दिस सर्कल इज कॉल्ड कांस्टेंट VSWR सर्कल। याद रखिएगा, गेट किस तरह का क्वेश्चन पूछ देता है, कांस्टेंट VSWR सर्कल क्या होता है, एक या कोई सर्कल बना रहेगा और पूछेगा कि ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट R सर्कल है कि कांस्टेंट X सर्कल है, कांस्टेंट VSWR सर्कल है, क्या none of these। आपने ड्रॉ कर लिया? यस सर। ठीक है, इस सर्कल को क्या कहते हैं हम लोग, सर्कल विथ रेडियस इक्वल टू मॉड ऑफ गामा एल एंड सेंटर एट ऑरिजिन, दिस सर्कल विल गिव यू अ कांस्टेंट VSWR। देखो मॉड ऑफ गामा एल अगर कांस्टेंट है तो VSWR कांस्टेंट हो गया। अब आप इस सर्कल को देखिए,
कि इस एक यू एक्सिस को कहीं पे कट कर रहा होगा पॉजिटिव साइड और कहीं पे कट कर रहा होगा निगेटिव साइड। कर रहा है? ये बताइए ये वैल्यू 2.125 आ रही है या नहीं आ रही है? मेरे में तो नहीं आएगी, आप में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये वैल्यू कितनी आ रही है बताइए? सर 2 से 2.1 आ रहा है, यस सर। 2.1 आ रहा है। और ये जो पॉइंट है 1/2.1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कौन वाला सर? लिटिल लेस देन 4.5। बताओ ये वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है? सर एक बार फिर से पॉइंट तो दिखा नहीं। ये वाला जो पॉइंट है, मतलब ये देखो, ये जो क्या यू एक्सिस है, दिस इज पॉजिटिव यू एक्सिस। तो ये पॉजिटिव, ये जो सर्कल बनाया है आपने कांस्टेंट VSWR सर्कल, पॉजिटिव एक्सिस को 2.1 पे कट कर रहा है। आप नेगेटिव एक्सिस को, नेगेटिव यू एक्सिस को देखिए कहां पे कट कर रहा है। 1/2.1 पे कट कर रहा है कि नहीं? 1 डिवाइड बाय 2.1 अब कितना हो जाएगा? 0.4 समथिंग कुछ हो जाएगा। 0.49 कुछ ऐसा है। हाँ, तो ये उसी पॉइंट पे कट कर रहा है कि नहीं, आप ये बताइए। हाँ ये सर यस उतना ही है सर। सर, उतना ही ठीक है, कट कर रहा उतना। तो देखो हम लोग ग्राफिकली कैसे निकालते हैं कि हम जैसे लोड लिया, आपसे पूछा जा रहा है VSWR निकालिए, तो आपने लोड को कनेक्ट कर दिया, लोड को सॉरी लोड को यहाँ पे मार्क कर लिया, स्मिथ चार्ट पे मार्क करने के बाद आप इसे ऑरिजिन के साथ कनेक्ट कर दीजिए, और ये इस रेडियस के विथ रेडियस इक्वल टू OA ड्रॉ अ सर्कल and center at origin draw a circle. Now this will give you a constant VSWR circle, and the value of VSWR will be equal to the value at which this constant VSWR circle cuts the positive u axis। इसको जहां पे कट करेगा, जहां इंटरसेक्ट करेगा, वही वैल्यू जो होगी वो हमारी VSWR की वैल्यू होगी। समझ में आ गया आप लोगों को? है। हाँ यस ना? सर। हाँ ना कुछ बोलो, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम लोग ने 2-3 चीजें देखी, हमने कांस्टेंट VSWR देखा, कांस्टेंट एक सर्कल, कांस्टेंट R सर्कल, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं Zin कैसे निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट Zin। अब देखिए Zin निकालने की बात जहां तक है, हमने क्या कहा था कि जो ट्रांसमिशन लाइन जो हम ले रहे हैं, दिस ट्रांसमिशन लाइन इज डिस्टॉर्शनलेस एज वेल एज लॉसेस। हम आइडियल ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहे हैं ना। So we are talking about ideal transmission line. This is ZL. Characteristic impedance Z0, इसका जो लेंथ है, this length is L, और हम कह रहे हैं कि यहां से अगर हम देख रहे हैं what is Zin। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि इस ट्रांसमिशन लाइन पे, चूंकि ये लॉसलेस है, यहां पर एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस ट्रांसमिशन लाइन के हर एक पॉइंट पे, ठीक है, हमें क्या मिलेगा कि हमारा जो VSWR होगा, दिस विल बी सेम। VSWR सेम होने का मतलब ये होता है दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ गामा विल बी सेम। हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, कहीं पर भी देखें, हम यहाँ पे VSWR सेम होगा, क्योंकि VSWR वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो किससे डिफाइंड होता है? दिस इज डिफाइंड बाय E मैक्सिमा डिवाइड बाय E मिनिमा। ये E मैक्सिमा है एंड दिस इज E मिनिमा। देखो होता क्या है, स्टैंडिंग वेव रेशियो का कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे पास एक लोड है, देखो एक लोड, एक वेव था, ये फॉरवर्ड वेव था, इस लोड से रिफ्लेक्शन के बाद वी विल बी हैविंग अ रिफ्लेक्टेड वेव। तो ये जो फॉरवर्ड वेव है और ये जो बैकवर्ड वेव है, ये दोनों आपस में इंटरफेयर करेगा, और जब इंटरफेयर करेगा तो एक स्टैंडिंग वेव पैटर्न फॉर्म करेगा। तो ये जो स्टैंडिंग वेव पैटर्न फॉर्म करेगा, उसका एक मैक्सिमा होगा, इसका एक मिनिमा होगा। तो ई मैक्सिमा अपॉन ई मिनिमा, नाउ दिस इज बेसिकली योर वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो। तो जब स्टैंडिंग वेव ही ले रहे हैं हम, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब स्टैंडिंग वेव फॉर्म कर ही गया, तो आप किसी भी पॉइंट पे लीजिए, VSWR विल बी कांस्टेंट। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, आपसे क्वेश्चन क्या है, यू नीड टू फाइंड ZL, सॉरी यू नीड टू फाइंड Zin। ठीक है, तो Zin आप लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे?
तो हम ZL बार सेम ले लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है फाइंड ZL। ठीक है, अब ZL फाइंड करना है तो पहले तो आप ZL सेम ले लेते हैं। ZL कितना लिया था हमने? सॉरी, ZL बार कितना लिया था हमने? हमने लिया था 2 प्लस J0 पॉइंट, ऐसे ही लिया था ना हमने? भाई मुझे याद नहीं है, आप लोग बता Yes, दीजिए। sir. मतलब ठीक है, ये लिया था, तो ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट था हमारा। सो दिस पॉइंट इज बेसिकली ZL बार। तो देखो हमें करना क्या है कि हम इस पॉइंट को कनेक्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है, और उसके बाद वी विल ड्रॉ द कांस्टेंट VSW। ये इसको आगे आगे एक्सटेंड कर देते हैं, एंड देन वी विल ड्रॉ द कांस्टेंट VSWR सर्किल। ओहो, जो कोशिश करते हैं इससे थोड़ा अच्छा बन जाए। ठीक है, अब देखिए हम जो मूव कर रहे हैं किधर कर रहे हैं, टुवर्ड्स जनरेटर कर रहे हैं या टुवर्ड्स लोड कर रहे हैं? एक चीज इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि व्हाट इज L, कितने लेंथ है। असल में हम लेंथ से हम जो है बीटा L निकालते हैं। बीटा L का मतलब हम थीटा निकालते हैं। ठीक है, हम दोनों टर्म से बात कर सकते हैं, हम थीटा के टर्म से ही बात कर सकते हैं और हम L के टर्म से ही बात कर सकते हैं। तो L जो हम लोग डिफाइन करते हैं, L इज इक्वल टू, हम फ्रैक्शन ऑफ लैम्डा की बात कर, फ्रैक्शन ऑफ लैम्डा की टर्म से बात करते हैं, वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन लैम्डा। जैसे सपोज कीजिए कि लैम्डा आपका है लेट्स से 4 सेंटीमीटर और L आपका है 1 सेंटीमीटर, तो दिस इंप्लाइज L इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4। हम इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो हम लैम्डा बाई 4 का क्या लिखेंगे? दिस इज इक्वल टू 0.25 लैम्डा। ठीक है, अब यहां पर देखिए, आप यहां पर हैं, आपका लोड यहां पर है, ठीक है, और आपको मूव किधर कर रहे हैं? ट्रांसमिशन लाइन जो हमने लिया था, जैसे ये जो ट्रांसमिशन लाइन हमने लिया, हम किधर मूव कर रहे हैं? हम ट्रांसमिशन लाइन पे जनरेटर की towards तरफ मूव कर generator. रहे हैं, टुवर्ड जनरेटर कर रहे हैं। हम जो इधर मूव कर रहे हैं, वी आर मूविंग टुवर्ड जनरेटर। अब आप देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए वेवलेंथ टुवर्ड जनरेटर ऐसे दिया हुआ डायरेक्शन दिया ना, यहाँ लिखा होगा वेवलेंथ टुवर्ड जनरेटर, यहाँ पे पढ़िए आप, Yes, sir, ये जो लिखा हुआ लिखा है। हुआ Yes, sir. वेवलेंथ टुवर्ड जनरेटर, एरो ऐसे दिया हुआ है। मतलब अगर आप ये एरो का मतलब होता है क्लॉकवाइज। इसका मतलब है कि इफ यू आर मूविंग clockwise on constant VSWR circle, you are moving towards generator on the transmission line। ठीक है, तो मूविंग clockwise on constant VSWR circle represents movement on a transmission line towards generator। क्या टाइम हो गया? 10 टाइम तो काफी हो गया, 10-20 हो गया। चलो ये आखिरी टॉपिक करते हैं, फिर हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तो अब देखो हमने कितना मूव किया, हमें ये फ्रैक्शन मालूम होना चाहिए। मान लिया जाए कि हम मूव कर रहे हैं 0.1 लैम्डा, लेट्स से L इज इक्वल टू 0.1 लैम्डा, यहाँ पर L इज इक्वल टू 0.1 लैम्डा, सिंप्लिसिटी के लिए हम ले रहे हैं। तो L इज इक्वल टू 0.1 लैम्डा की बात करेंगे तो देखो यहाँ पर कुछ वैल्यू दिए रहेगा। ये वैल्यू कितना है देखिए, बताइए आप लोग, ये वैल्यू कितना बता रहा है बताओ? ये ग्राफ और है ना, उसी ग्राफ पे कर दो जिसपे पिछली बार बना रहे थे, उसी पे इसको एक्सटेंड करके देखो यहाँ पे क्या वैल्यू दे रहा है। यहाँ पे पॉइंट मेरे हिसाब से 0.22 और पॉइंट क्या लिखा है, 23। 2 और 23 के बीच में, हाँ 0.22 0.2, 0.23 के बीच में। हाँ 0.22 समथिंग होगा। कितना है बोलो? 0.22, लेट्स से 0.225 है, ठीक है, Yes, sir. वही है वही है 0.225 भी। 0.225। मेरा लाइन भी सही जगह पहुंचा है।
चलो अब इसमें क्या करो, ऐड कर दो 0.1, इतना ही ना ऐड करना है। ये 22.225 क्या है, दिस इज बेसिकली द फ्रैक्शन ऑफ लैम्डा। आप इसे 0.1 ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 0.325, 0.325 हो जाएगा। तो अब आप देखिए 0.325 कहाँ पहुंच रहा है, 26, 27, 28, 29, 3, 31, क्या ये 32, 0.225 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसे यहां से कनेक्ट कीजिए इस पॉइंट को ओरिजिन से। ठीक है, और ये आप देखिए कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद कांस्टेंट VSWR सर्किट। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दिस विल बी Z इन बार। अभी वैल्यू बताइए आपकी कितनी आ रही है Z इन बार की वैल्यू। सो व्हाट विल बी दिस Z इन बार, बताओ कितनी वैल्यू आई। ये कांस्टेंट VSWR सर्किट तो पिछली बार आप ड्रॉ कर चुके हैं, इसलिए मैंने लोड सेम लिया है ताकि आप लोग को नया स्मिथ चार्ट नहीं लेना पड़े। वन पॉइंट टू वाले सर्कल को कट कर रहा है। नहीं नहीं, R की वैल्यू को कहाँ कट कर रहा है और X की वैल्यू को कहाँ का, X तो नेगेटिव हो जाएगा। R की वैल्यू को बोल रहे हैं 1.2 को कट कर रहा है, श्योर है। सर एक मिनट। 1.2 माइनस J, X तो नेगेटिव है, कितना हो जाएगा 0.6 से कितना है बताइए आपको। सर आर वाले सर्कल को 1.22 और एक्स वाले सर्कल को 0.82 पर कट कर रहा है। तो ZL बार देखो यहाँ पे आपको I एस्टिमेशन करना पड़ता है, 1.22 माइनस J 0.82, ठीक है। तो व्हाट विल बी Z, सॉरी Z इन बार, तो व्हाट विल बी Z इन, दिस इज इक्वल टू Z इन बार इंटू Z नॉट, 50 से मल्टीप्लाई कीजिए तो व्हाट विल बी Z इन। ये तो हमें नॉर्मलाइज्ड वैल्यू मिली है, इसको आप 50 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मिल जाएगा आपको। सिक्सटी वन ओम इधर आ जाएगा माइनस J सब मोबाइल लेकर के भाग लेते हैं। 41, so this is equal to 61 minus J 41 ओम। नहीं आ रहा है, 50 से मल्टीप्लाई करके 1.22 61 into 0.82 into 50। यस सर इतना ही आता है। ठीक है। अब देखो कितना सिंपल हो गया, आप लोग शायद मैथमेटिकली निकालते तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये, इसको मैंने सिंपली निकाल लिया। तो आज के लिए हम सोचते इतना काफी है, बहुत टाइम हो गया, 10:30 बजने जा रहा है। तो आप लोग इसको थोड़ा रिवाइज कीजिएगा, कुछ समझ में आया आप लोग को स्मिथ चार्ट पे कैसे काम करते हैं। सर यस सर। ठीक है, तो पहले तो अपना ये रिकॉर्डिंग बंद कर दें, स्टॉप रिकॉर्डिंग।